कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट, अब इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट जिसके पास उसकी इनकम से ज़्यादा उसका पेमेंट हो। क्या बात है? कर्ज में दिवालिया हो जाता है। ऐसा निधि ने बताया, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि उसके पास पेमेंट कम ज़्यादा है और उसके पास पैसा कम है। जब उसके पास पैसा कम है, पेमेंट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसकी लॉसेस कंटिन्यूएशन हो रही होगी, तो वो बिजनेस बंद करने में पूरी तरह से सक्षम होगा कि भाई आप बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तो बिजनेस बंद करने के लिए सिंपल है कि हमारे पास जो है एक लॉ है जिसको इंसॉल्वेंसी एक्ट कहते हैं। अच्छा, अकाउंट हम जब मेंटेन करेंगे तो की बात है, तो यहाँ पर जब हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर लॉस में जा रहा होता है तो अल्टीमेटली उसको बंद कर दिया जाता है, ऐसा सोचा जाता है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इंसॉल्वेंसी के लिए। मीन्स कॉमन लैंग्वेज में तो हमने बता दिया पेमेंट उसका ज़्यादा होगा और उसके पास पैसा कम होगा। तो सिंपल, और अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बताएं तो लायबिलिटीज इज मोर देन असेट्स। लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स। देन ओके, इसमें जो डेटर्स होता है, डेटर्स हम जानते हैं देनदार और लेनदार। जो लेनदार होता है उसको ज़्यादा लेना होगा, यानी डेटर्स हमारे कम होते हैं और क्रेडिटर्स हमारे ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारा जो कोर्ट है वो कोर्ट क्या कहता है? वाइंड अप कर देता है, कहता है इसको वाइंडिंग अप कर दो। दो तीन तरीके हैं कि एक होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, एक होता है कि हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या है? जब उसको लग रहा है कि लॉसेस कंटिन्यूएशन में है, लायबिलिटीज मोर देन एसेट्स हैं, तो हम उसको बंद करते हैं। कोर्ट देखता है कि भाई कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इनको बंद करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जिनको हम बात करते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस सिर्फ उतने ही टाइम के लिए बनाया गया हो जितने टाइम के लिए उसको बिजनेस करना हो, टाइम पीरियड होता है, तो वहाँ पर बिजनेस बंद तो किया जा सकता है। लेकिन इंसॉल्वेंट कब होगा? जब उसके पास बट ऑब्वियस है कि लायबिलिटी उसकी मोर देन असेट्स है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी डेटर है उसके पास 500 रुपये केवल बचे होंगे। अगर 500 भी वो नहीं दे पा रहा है, कोई जो क्रेडिटर्स है वो रिसीवेबल नहीं है 500 तक भी, तो वो तुरंत उसको इंसॉल्वेंट कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, शायद न समझ में आए। जैसे मैं सामने वाले को पैसा देना नहीं, कह रहा भैया 500 ही दे दो, लेकिन मैं इतना भी नहीं दे पा रहा हूँ 500, तो इट मीन्स कि हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। आई हैव नो कैश, आई हैव नो एनी टाइप ऑफ एसेट्स, ताकि हम उसका पेमेंट कर सकें, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए। क्लियर? इसके अलावा इंसॉल्वेंसी के लिए हमारे पास 3 महीने का ब्रेक दिया जाता है, यानी कि 3 महीने हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई 3 महीने तक देख लो, अगर पैसा आ जाता है इट्स ओके, नहीं आता है तो यू विल बी इंसॉल्वेंट। ठीक है, डेटर हैज ट्रांसफर्ड ऑल सब्सटेंशियली ऑल द प्रॉपर्टीज टू द थर्ड पार्टी। इसमें क्या होगा? सारा जो पैसा होता है वो सेल कर दिया जाता है। जो एसेट होगी वो, अगर थर्ड पार्टी के पास कोई भी एसेट पड़ी हुई है तो उसको सेल कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडिया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और इन हिज ड्वेलिंग हाउस, यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस विच आर इंटेंशन टू रिसीव और डिले हिज क्रेडिटर्स। मतलब इन सेंस ये भी एक एग्जाम्पल छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि बाय द वे कि वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर ये बता रहे हैं कि भाई क्रेडिटर्स का पे नहीं कर पाएंगे तो वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इसके अलावा क्रेडिटर्स नोटिस कर देता है, यानी क्रेडिटर्स खुद बता देता है कि भाई ये पैसा नहीं दे जा रहा है, तो लीगल वे में कोर्ट भी उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को वाइंड अप कर देती है। ठीक है, इसके अलावा डेटर्स खुद क्या होता है, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा अंडर सेक्शन लॉ, इसका एक्ट कौन सा है? एक्ट 1978। ध्यान रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट 1978। 2 लोग और इसमें इन्वॉल्व होंगे। हमारे जो
इंडिया है, इंडिया में हमारे इंसॉल्वेंसी नहीं है और फॉरेन में सेम चीज़ को कहा जाता है बैंक करप्ट। बट अब यहाँ पर क्या है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं और बैंक करप्सी, ठीक है, बैंक करप्सी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो इंसॉल्वेंट और बैंक करप्ट, क्लियर, बोथ आर सेम, बट इन इंडिया बैंक करप्सी एंड insolvency and insolvent, and out of the India बैंक करप्ट एंड बैंक करप्सी, क्लियर। अब इंसॉल्वेंसी इन इंडिया, दो तरीके की हमारे पास इंसॉल्वेंसी होती है, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके की इंसॉल्वेंसी। एक होता है प्रेसिडेंट टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, दूसरा है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ओके, तो हम बात करते हैं कि प्रोविंशियल हमारे पास प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट हमारे यहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। हमारे चार जितने भी हमारे बड़े बड़े टाउन्स हैं जिनको हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास होता है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। DKMC, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। DKMC से हम उसको अच्छे से डिनोट करते हैं। दिल्ली को थोड़ा सा अलग रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारी सेंटर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो हम तीन को खास इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिल्ली में इन्वॉल्व होगा इसमें। और रेस्ट ऑफ द फोर इज प्रोविंशियल एक्ट 1920। तो पहले बना था 1909 और देन 1920। कुछ इसमें डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी की बात करें तो मेरिट कुछ ऐसी है, प्रोटेक्शन टू डेटर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जो भी पैसा निकाल के बच के कहीं से भी पैसा होता है वो डेटर्स को दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेफ गार्ड टू द क्रेडिटर्स को भी डेटर्स को दिया जाता है ताकि डेटर्स जो है वो क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर सके। क्रेडिटर्स को भी रिलैक्सेशन हो जाता है, कुछ नहीं तो कुछ पैसा ही मिलेगा। ये आप लोगों को सुना भागे भूख की लंगोटी से, सुना है? तो इन सब की भाग रहा बंदा, कुछ नहीं मिल रहा, अरे यार कुछ भी मिल जाए, तो उसके पर्पज से इंसॉल्वेंसी एक्ट बहुत ही फायदेमंद है। डिमेरिट है कि यहाँ डिसऑनेस्टी होती, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में बताते ही नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, वो अपने को फुलफिल नहीं करते। सब कभी कभी एसेट होता है, किसी बेनामी एक एसेट ट्रांजेक्शन होते हैं जो वो किसी और के नाम पे रख चुके होते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, शो कर देते हैं कि भाई आई एम अ इंसॉल्वेंट पर्सन। उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा फिर, बट ऑब्वियस है पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आप लोग को याद करके बाद में दिखाएंगे, क्योंकि जब हम डी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। डी एक वो है सेक्शन। तो प्रोसीजर ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो हम लोग सबसे पहले क्या किया जाता है इंसॉल्वेंसी में, फाइलिंग ऑफ पिटीशन ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, प्रोटेक्शन ऑर्डर, पोजेशन ऑफ डेटर्स एसेट by the court, realization of asset, distribution of asset and order of change। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। फाइलिंग ऑफ पिटीशन इन द कोर्ट, कौन करेगा ये? फाइलिंग ऑफ पिटीशन कोर्ट, पिटीशन कौन फाइल करेगा? कोर्ट, डेटर्स करेंगे, दो लोग, एक ओनर जिसको पता है कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक, यानी डेटर्स। दूसरा वो व्यक्ति जिसको पता है कि ये हमें पे नहीं कर पा रहा है, कौन होगा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, ये सारे लोग ये जानते हैं। इन्वेस्टर्स को पता है कि वो पैसा वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, सीधे फाइल कर देते हैं कि भाई ये इंसॉल्वेंट हो गया, खुदा ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये पैसा नहीं दे पा रहा है, तो इसको आप बंद करो ताकि कोई दूसरा ना फंसे, ठीक। फिर ऑर्डर फिर केसेस होते हैं, हियरिंग होती है। तो जो भी ऑर्डर आता है हमारा एडजुडिकेशन से, उसको कोर्ट में इशू किए जाते हैं और कोर्ट डिक्लेयर करते हैं, मतलब हर फैक्ट को देखा जाता है। द थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑर्डर, बट ऑब्वियस है कि भाई जब कोर्ट ये देख रहा है कि वो नहीं कोई पे कर पा रहा है तो एक ऑर्डर, प्रोटेक्टेड ऑर्डर वो पास करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पोजेशन ऑफ डेटर्स एसेट्स बाय द कोर्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोर्ट के पास फाइल हो गया, कोर्ट ने सर्च कर लिया,
ऑर्डर प्लेस कर दिया इन रिस्पेक्ट टू क्रेडिटर्स और डेटर्स, सॉरी डिबेंचर होल्डर कि उनको रिलैक्सेशन मिले। तो क्या करता है, जो भी डेटर है, जो भी बिजनेसमैन है, वो जानते हो क्या करता है, वो पूरा का पूरा उसका कोर्ट एक एक सामान ले जाता है। द नेम इज कुड़की, यू नो वेरी वेल, यू नो कुड़की जानते हो ना? yes. और वो जानते हो बिड, BID बिड जानते हो? नहीं जानते हो? ओके डन। अब यहाँ पर एक मूवी का नाम लेना है, धड़कन में मूवी देखी आप लोगों ने? यस मैम। बेचारा वो क्या नाम था उसका, अक्षय कुमार, बोले भगवान ही लेके चला जाता है, यानी उसके घर का एजेंसी बिक जाता है। क्यों बिक जाता है? कि वो पे नहीं कर पा रहा होता। जब वो पे नहीं कर पा रहा होता तो कोर्ट क्या करता है, उसके घर का एक एक सामान बीन लिया जाता है, एक एक एसेट, जो उसकी एसेट, इवन देन उसके पहनने वहनने के जो कपड़े, जो बहुत इंपॉर्टेंट कपड़े होते हैं, वो भी महंगे कपड़े। आपने देखा था ना, उसका ड्रॉर ऐसे खोलता है, उसके ड्रेसेस खड़े होते हैं। अरे वो इतना बढ़िया गाना है, ठीक है, उसी में सारे ड्रेसेस नहीं ऐसे खोलता, वार्डरोब उसकी ढेर सारी ड्रेसेस होती हैं, जितने भी महंगे ड्रेसेस होंगी वो सब रख ली जाती हैं, उनको सिर्फ पहनने के कपड़े दिए जाते हैं नॉर्मल, वो भी जो पहने हुए हैं वो निकल सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा नो जेवर एवर, कोई जेवर नहीं। देखा होगा एक मंगलसूत्र लटका के नहीं थी, ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, वो मूवी नहीं याद करा रही हूँ, मैं तुम लोग को अपना एसेट याद करा रही हूँ। वो केवल उतना ही लेके जा सकते हैं। तो ये बाकी सारा सामान जो कोर्ट वो अपने हैंडओवर ले लेता है, मतलब सारा सामान अपने कब्जे में ले लेगा, उसके बाद उसको सेल कर दी जाती है। बिड आपने देखी, बिड यानी कि वो ले लेते हैं, तो वो आपके वो सब बेच दी जाती है। उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो पैसा सारा क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया जाता है, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो सारी कवर अप कर दी जाती है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो पैसा उठा के ओनर को दे दिया जाता है, जो डेटर होता है कि चलो अपना देखो, ठीक है। ये होती है मेन इंसॉल्वेंसी। तो ये हमारे पास, ये हमने इसीलिए कहा कि हमारे पास मेन है कि एसेट्स का जो कोर्ट है, फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट है, बट ऑब्वियसली तो हमने आपको बताया रियलाइज कैसी बिड की जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जिसकी जिसकी जो जो थी भैया दे दी गई, उसके बाद ऑर्डर ऑफ चार्जेस। इससे ऐसा नहीं है इसमें एक्सपेंसेस नहीं होते, लीगल चार्जेस वगैरह भी एक्सपेंसेस होते हैं, कोर्ट भी अपना पैसा इस पर जो है लेता है, ऐसा नहीं है। तो कोर्ट जब पैसा लेगा तो वो जो बिड होती है उससे जो पैसा आता है वो सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस जो है वो निकाल लेगा, सारे एक्सपेंसेस वो निकाल लेगा। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटीज सबको पेमेंट कर दी जाएगी, सारी पेमेंट देन और जो भी पैसा बचा भाई उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। क्लियर है? इंसॉल्वेंसी क्लियर हो रही है? और कौन से दो एक्ट हुए हमारे पास, एक प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट और दूसरा जो प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट है 1909, ध्यान रखिएगा, और दूसरा है 1920। ओके, नॉन इनविजिबल। अच्छा, एक कुछ एसेट्स होती है जो डिविजिबल नहीं होती है, तो वो डिविजिबल नहीं होगी 1909 में। तो उसमें ये क्या है कि 300 रुपये इक्विपमेंट है, कुछ प्रोफेशनल यूटेंसिल्स हैं, वेसल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, बेडिंग है, फर्नीचर है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वो फैमिली मेम्बर को वापस कर दिए जाते हैं, और 300 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं। उनको जीने के लिए 300 रुपये दे दिए जाएंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो वापस कर दी जाती, जैसे कोई भी प्रोफेशनल यूटेंसिल्स हैं, मतलब घर के बर्तन हैं वो दे दिए जाएंगे, क्लॉथ दे दिए जाएंगे, बेड और छोटा मोटा फर्नीचर फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग वो दे दिया जाता है। इसके अलावा 20 में क्या होता है कि जो कोर्ट क्या करता है, खाना बनाने की चीज़ें दे देता है, खाना बनाने के बर्तन, पहनने के कपड़े और ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट में क्या क्या ध्यान दीजिएगा, बैंगल्स, वो भी शादी वाले बैंगल्स, स्त्री धन वाला बैंगल्स होगा, मंगलसूत्र होगा और नेकलेस होगा, वो भी प्रोविंशियल की, प्रेसिडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, मतलब है नहीं, 4 लोगों को हम अमीर कह लेते हैं और बाकी को हम गरीब कहते हैं, मतलब ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। तो प्रोविंशियल एक्ट में क्या क्या देंगे, वो खाने पीने पहनने ओढ़ने के बर्तन, मतलब खाने पीने के बर्तन, पहनने ओढ़ने के कपड़े, और जो उनके शादी या उनसे सुहाग के जो सामान होते हैं वो उनको रिटर्न बैक कर देंगे। क्लियर है? तो वो थे तो बेचारे वहाँ के मुंबई के, तो उनको एक दे दिया गया था केवल मंगलसूत्र,
और इसके साथ इनको सिर्फ 300 रुपये इनको पकड़ा दिए जाते हैं कि 300 रुपये आप भी ले लो और 300 रुपये उनको भी दे दिए जाते हैं। मतलब आने कहीं जाना होना बेचारे को तो 300 रुपये उधर और 300 रुपये इधर। बस अंतर सिर्फ इतना है, उनको ज़्यादा सामान दिया जाता है, उनको थोड़ा कम सामान दिया जाता है। ओके, बस इतना तो इनफ है हमारे पास। हाँ, एक चीज़ और है, जब हम लोग एसेट्स के बारे में बात करते हैं तो 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो अभी हमें आगे पढ़ाएंगे। एक हमारे पास लिस्ट है इंसॉल्वेंसी एक्ट की, वो बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है।